हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के एक और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। मेरे भाई, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका भी जो है कल इकोनॉमिक्स का जो है एग्ज़ाम है, तो मेरे भाई आप इस प्रैक्टिस पेपर को जो है बहुत ही अच्छे से जो है करके जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस पेपर से आपके कल के एग्ज़ाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। इससे प्रीवियस में आपको जो है 5 से 6 सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई रिलीज़ करता है, वो मैं आपको जो है ऑलरेडी करा चुका हूँ हिंदी मीडियम में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे भाई आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस की, उन सैंपल पेपर, उन प्रैक्टिस पेपर की भी जो है अच्छे से जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सीबीएसई रिलीज करता है। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपके जो है सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर से फंसते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका जो है प्रैक्टिस पेपर है। इस वाले प्रैक्टिस पेपर को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जरूर करके जाइएगा। तो 80 मार्क्स का आपका जो है पेपर आने वाला है, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहले हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय जो है वो न्यून मांग की समस्या को ठीक करने के लिए क्या है, ठीक करने के लिए उपयुक्त है। ये आपसे जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है पहले भाई अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्या दिमाग दौड़ाना पड़ेगा? सबसे पहले उसने पूछ लिया मौद्रिक उपाय। ठीक है, तो उपाय होते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं मौद्रिक उपाय और एक होते हैं आपके राजकोषीय उपाय। ठीक है, 2 तरीके के उपाय होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों पे गौर करूं, अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो भाई सरकारी व्यय जो होता है वो तो मौद्रिक उपाय है ही नहीं। सरकारी व्यय जो है वो तो मौद्रिक उपाय है ही नहीं, वो तो राजकोषीय है। उसने पूछा है मौद्रिक। ठीक है, तो ये दोनों तो हट ही गए। अब बचा सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला मार्जिन आवश्यकताओं को कम करना। क्या इससे न्यून मांग की समस्या ठीक होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी इससे। अगर मांग कम है तो मुझे उसको बढ़ाना है, तो मैं अपनी मार्जिन आवश्यकता को अगर कम कर दूंगा, मार्जिन आवश्यकता आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर मैं अपनी मार्जिन आवश्यकताओं को कम कर दूंगा तो मेरे भाई लोग जो है ज़्यादा लोन लेने के लिए जो है वो होंगे, लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा, जिससे कि मांग में जो है इंक्रीमेंट होगी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका खा। खा जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होते हैं मौद्रिक उपाय, क्या होते हैं राजकोषीय उपाय, ये अगर आपको वीडियो देखनी है सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है। 6 नंबर का क्वेश्चन इस पे एग्जाम में फंसता है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कहता है आपको एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है और बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, पहले कहता है असर्शन के अंदर कि जो राजकोषीय घाटा होता है ना, वो बजट घाटे की तुलना में सरकारी व्यय की बेहतर स्थिति जो है उसको दर्शाता है। क्या ये चीज ठीक है, क्या ये चीज गलत है? ठीक है, जैसे कि बजट 3 तरीके के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तो कह रहा है इससे ज्यादा अच्छी पिक्चर ये आपको दिखाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार ने जितना भी उधार लिया है ना उसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरकार की ऋण आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पे इसने रीजन में लिख दिया। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो आपको लिखना है बिल्कुल भाई ये जो है बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों जो है यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। देखो ये ध्यान से देखना, ऊपर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है। ठीक है जी, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समग्र मांग के 2 घटक बताइए। तो समग्र मांग के 2 जो घटक होते हैं मेरे भाई, वो होता है सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड जो है वो समीशन होता है सी प्लस आई का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोग तथा निवेश। ठीक है, और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। कहता है निम्नलिखित में से
इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिमांग का कारण नहीं है, लेकिन नीचे ऑप्शन मिसिंग है, उसको छोड़ दीजिए। चलो मैंने यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड का बताया है C+I, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एग्रीगेट सप्लाई के कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आधे बच्चों को तो मेरे भाई यही कंफ्यूजन होती है, आधे बच्चों को जो है यही कंफ्यूजन होती है कि C+I और C+S ये AD का होता है या AS का होता है, किसका होता है, आधों को तो यही नहीं पता अभी तक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एग्रीगेट सप्लाई का जो है क्या होता है। उसके बाद कहता है कि मान लीजिए कि आप जो है भारत के जो है वित्त मंत्री है, चलो जी बहुत बढ़िया, और एक सलाहकार समिति के सदस्य भी है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि वित्त मंत्री बजट के बढ़ते राजस्व घाटे के लिए चिंतित है। राजस्व घाटा क्या होता है, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। तो इस घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है, राजस्व की बात हो रही है, ठीक है, राजकोषीय की नहीं हो रही, राजस्व की हो रही है, ठीक है। तो कहता है जब मैंने बोला जब सिर्फ राजस्व वाले व्यय ज्यादा हो जाते हैं राजस्व वाली प्राप्तियों से तो होता है। तो कहता है आपको आपको इसको ठीक करना है, आपको इसको ठीक करना है। तो कहता है कर में वृद्धि कर दो, कर में क्या कर दो, कर में वृद्धि, अगर कर में वृद्धि कर देंगे प्राप्तियां ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि सही हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन ठीक दे रखा है कि मुझे प्राप्तियां बढ़ानी है तो कर को तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सब्सिडी के बोझ में कमी कर दो, मतलब जो सरकार व्यय करती है, सब्सिडियां देती है लोगों को, तो अगर व्यय ज्यादा हो रहे हैं, अगर मैं इसको कम कर दूंगा, अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे भाई सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये दोनों जो घाटा हो रहा है वो इक्वल आ जाएगा। तो पॉइंट ये भी बिल्कुल ओके दे रखा है, दोनों पॉइंट ओके दे रखे हैं। अच्छा अब इस और देखते हैं, सरकारी प्रशासनिक खर्चों में कमी कर दो। जो भी सरकार खर्चे करती है, स्कूल, रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, जितने जो भी चीजें बनवाती है सरकार, ठीक है, या सरकार प्रशासनिक खर्चे कहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले खर्चे कह रही है, वाले नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले प्रशासनिक खर्चों की बात चलिए, ऑफिशियल वाले जो हो रहे खर्चे उनको ही कम कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, और लास्ट में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप जो है वित्त मंत्री हैं, ठीक है, अगर देश ऐसे ही चल रहा होता, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपको आप एक वित्त मंत्री है, पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पहले में लिखा है टैक्स बढ़ा दो जी, अब ये टैक्स ऐसे ही बढ़ जाता है क्या, अगर आज बोला जी मेरे को तो घाटा हो रहा है, अब जी सब्सिडी जो है, अब जी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी किसी भी बंदे को, ठीक है, और टैक्स अब GST जो है 18 की जगह अब 36 देना होगा, ऐसे टैक्स बढ़ते हैं क्या, ऐसे टैक्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई किसी भी देश के अंदर टैक्स और सब्सिडी के अंदर फ्लक्चुएशन करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, ठीक है, इतनी आसानी से ये डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। तो ये तो दोनों नहीं हो सकते, पॉइंट दे रखे हैं सही, लेकिन अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, क्योंकि भाई आप एक वित्त मंत्री हो, सब कुछ देख के चलना है आपको, ठीक है। तो भाई आप इसका करेक्ट आंसर जो आप लिख के आएंगे वो लिख के आएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आप इसका लिख के आएंगे आंसर। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का क्या है, निहितार्थ है, राजस्व घाटे का इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा राजस्व घाटे की इम्प्लीकेशन है। तो पहले कहता है ये एक उच्च राजस्व घाटा राजकोषीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है, ठीक है जी। ये प्रशासन पर सरकार के अपव्यय को दर्शाता है, ठीक है जी। इसका अर्थ है कि सरकार अब बचत कर रही है, इसका अर्थ है सरकार अब बचत कर रही है, इस खर्चे को पहले से संचित बचत से वित्त पोषित किया जाता है। इस कह रहा है, इसका अर्थ है कि सरकार जो है बचत कर रही है, अर्थात इस खर्चे को पहले से संचित बचत से वित्त पोषित जो है वो किया जाता है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये आप जो है, आप ये वाला इसका आंसर जो है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप मैंने बोला कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इन तीनों के इम्प्लीकेशंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ये एग्जाम के पॉइंट से मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये क्या तीनों
तीनों सही है क्या, ये तीनों गलत है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ आपके लिए भी जो है रहना चाहिए। 2 कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कहता है वह क्षेत्र जो एक भौतिक वस्तु को दूसरी भौतिक वस्तु में परिवर्तित कर देता है, वो जो है तृतीयक क्षेत्र जो है कहलाता है। तो सर्विस सेक्टर थोड़ी ना होता है वो तो सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो ये गलत हो गया। स्थिर पूंजी का जो उपभोग होता है डेप्रिसिएशन, वो सामान्य टूट-फूट, प्रत्याशित अपप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को प्रदर्शित करता है। तो ये डेप्रिसिएशन का इसने यहाँ पे मीनिंग आपको दे रखा है। तो ये बात ठीक है, ये बात गलत है, तो ये बात बिल्कुल ओके लिखी हुई है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा क। कथन 1 असत्य और कथन 2 जो है वो सत्य है। उसके बाद कहता है 6th क्वेश्चन में उपभोग की जो औसत प्रवृत्ति है होती है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति मतलब एपीसी जो होता है सी अपॉन में वाई, वो 1 से अधिक हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है जी, सी जो है वो ग्रेटर देन वाई हो सकता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग आय से अधिक हो सकता है, बिल्कुल इसी रीजन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ख जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जब उपभोग जो है, उपभोग व्यय जो है वो आय से अधिक हो जाता है, तो जब उपभोग आय से अधिक हो जाता है मतलब जब सी ग्रेटर देन वाई होता है, तो एपीएस का मान जो है ऋणात्मक होता है। तो बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल होता है। अबे जब मैं उपभोग आय से ज़्यादा कर, मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 120 रुपये का उपभोग कर रहा हूँ, तो 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास? मैं अपनी सेविंग का यूज़ कर रहा हूँ ना, नेगेटिव अब बचतों का यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी। और ये ठीक है, बिल्कुल ओके दे रखा है। यदि एमपीएस 0 के बराबर है, तो निवेश गुणक का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो कहता है के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस, ठीक है। तो कहता है अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, तो भाई 0 अगर किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो बिल्कुल दोनों कथन जो है आपको दोनों कथन जो हैं आपको बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा के की मिनिमम, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, के की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको जरूर करके जाइएगा आप। उसके बाद कहता है कि ये एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए कि आपको आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें नेशनल इनकम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेशनल इनकम का ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है दिए गए एनवीए एट एफसी का सही मान क्या होगा। तो मैं पहले जो है जीवीए, चलो ये मैं आपको करा रखा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ये करा रखे हैं, ठीक है। बट डेप्रीसिएशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, डेप्रीसिएशन ऐसे निकलता है। ये 10 साल के लिए एक मशीन दे रखी है, तो 10 अपॉन में 10 कर देंगे, तो डेप्रीसिएशन इसका 1 रुपया आएगा, ठीक है, अगर आपको डेप्रीसिएशन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। उसके बाद जो है चलो मैं कर ही देता हूँ। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन 22 माइनस 5, 22 माइनस 5, तो 22 माइनस 5 कितना होता है जी? 22 माइनस 5 होता है 17। तो ये तो हो गया आपका जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी हो गया 17। अब आपको चाहिए एनवीए, एनवीए एट एफसी चाहिए आपको, तो 17 माइनस नेट आपको चाहिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और एफसी चाहिए एफसी चाहिए प्लस एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी आपको कहाँ दे रखा है? 1, ठीक है। एफसी, एफसी का फॉर्म एमपी का फॉर्मूला जो होता है, एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी, एफसी एमपी मार्केट प्राइस पे अगर आपको आना है तो एफसी प्लस एनआईटी ये होता है, ठीक है। और अगर आपको एफसी निकालना है तो एमपी माइनस एनआईटी, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा माइनस 1 रुपया। 17 में से 2 गए, 15 रुपये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा जी आपका इसका आंसर 15 रुपये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। आपको अगर ना मिले वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जी, ठीक है। अगर कोई भी उत्पाद विधि अविधि एक ही वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। देखिए कहता है कि इसको आकृति को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। घरेलू क्षेत्र क्या करता है? यहाँ इस तरफ एरो बना हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए उपभोग व्यय। फिर ये कहता है उत्पादन क्षेत्र, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है संसाधनों के किया गया भुगतान,
फिर ये प्रवाह दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कहता है ये पूरा एक वो दे रखा है, दो क्षेत्रों के बीच में प्रवाह दे रखा है, वस्तु और सेवाओं का व्यय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं सेवाओं पे किया गया व्यय, और यहाँ पे दिया गया है भुगतान, ठीक है। ये प्रवाह, तो हमें ये प्रवाह बताना है कि कौन सा प्रवाह है, ये वास्तविक है, मौद्रिक है, चक्रीय है, या कोई भी नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे पैसों की बात चल रही है तो ये मौद्रिक प्रवाह है। जब से वस्तुओं की बात चलेगी, वस्तुओं और सेवाओं की, वो वास्तविक होता है। जब पैसों की बात चलेगी वो मुद्रा होती है, और दोनों की अगर बात चल रही होती तो वो चक्रीय हो जाता, ठीक है। उसके बाद कहता है, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। कहता है कि अधिक्य पूर्ति वो स्थिति होती है, एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो कहता है ये वो स्थिति होती है जिसमें पूर्ण रोजगार स्तर पे समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है। तो भाई समग्र मांग अधिक नहीं होती, समग्र पूर्ति अधिक होती है। पूर्ति अधिक्य का मतलब क्या होता है, पूर्ति ज़्यादा है, तो ये तो गलत दे रखा है आपको, ठीक है। फिर कहता है अधिमांग वो स्थिति होती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों डेफिनेशन जो है वो गलत दे रखी है। तो अगर दोनों डेफिनेशन गलत दे रखी है तो मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका खा इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है जी सही जोड़ी की पहचान कीजिए, सही जोड़ी की पहचान कीजिए। अधिक मांग का मतलब क्या होता है, आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो, समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है। तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, तो यही बिल्कुल ठीक है भाई, सही जोड़ी यही है पहले ही। तो जो पहले ही मिल गया मेरे को सही, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, ए का जो है, ए का ए का जो है फर्स्ट, ठीक है। ए का जो है फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये दो ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन जो है एक साथ दे रखे है, ए का फर्स्ट लिखना चाहिए था इसको यहाँ पे, ठीक है। ए का फर्स्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ ए का फर्स्ट आएगा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट है। उसके बाद कहता है ये आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना है। अब कहता है दो चीज़ों के आंसर बताइए। पहले कहता है आदेश मुद्रा क्या होती है, तो आ जाइए अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको आदेश मुद्रा के बारे में मिल जाएगा। आदेश मुद्रा का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लगभग सभी समकालीन मुद्रा प्रणाली सरकार द्वारा जारी आदेश मुद्रा पर आधारित होती है, जो किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना या चांदी द्वारा नहीं होती, बल्कि उसे जारी करने वाली सरकार द्वारा समर्थित होती है। आदेश मुद्रा का मूल्य ये यहाँ से लेके पूरा आप जो है जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, आदेश मुद्रा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है आदेश मुद्रा के मूल्य के गिरावट का जोखिम कब होता है, तो आ जाइए ऊपर वापसी, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, जोखिम कब होता है, सरकार अधिकांश आदेश मुद्रा होती हैं जिसमें मुद्रा किसी भौतिक वस्तु सोना असहमति नहीं। यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ पे यहाँ ये लिखा हुआ, ये वाले जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके लिए फ्री के है। फ्री के मैं बार बार बता चुका हूँ, हर सैंपल पेपर में बताता हूँ आपको, हर क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा ऊपर, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है सीबीएसई का फिक्स क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के बैंकों का बैंकर का कार्य बताइए, तो आप क्या लिखेंगे बैंकों के बैंकर कार्य में, इस तरीके से आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। बैंकों का बैंक, ये लिखा हुआ बैंकों का बैंक, ठीक है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक के लिए, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए बैंकों का बैंक काम करता है। जैसे हमारा व्यापारिक बैंकों के साथ संबंध होता है, ऐसा बिल्कुल केंद्रीय बैंक का व्यापारिक बैंकों के साथ होता है। वो उसकी जमा स्वीकार करते हैं, ऋण वगैरह देते हैं, सब कुछ ब्रेवेज चेक के रूप में कार्य करता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अपने पास कंटेंट इतना रखिए कि मेरे भाई आपको जो है 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 से 4 नंबर आसानी से जो है मिल सके। पूर्णकाय मुद्रा और उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा वो है पेपर, ठीक है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ये लिख देंगे पूर्णकाय मुद्रा, मुद्रा के टाइप, और ये लिख देंगे आप हाई पावर्ड मनी। एक बार देख लीजिए अच्छे से। पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जब वस्तु का मूल्य उसकी मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। मतलब अगर 5 रुपए का सिक्का है, उसमें मेटल भी 5 रुपए का है और
₹5 ही मेंशन है तो वो पूर्णकाय मुद्रा होती है, ठीक है। और हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है? हाई पावर्ड मनी जो है एक ऐसी मनी होती है जो लोगों के पास करेंसी, वाणिज्य बैंकों की नगद तिजोरी और आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों का नगद कोष का कुल जोड़ होता है, उसको जो है हाई पावर्ड मनी कहते हैं। उसके बाद कहता है एक उदाहरण की सहायता से राष्ट्रीय आय के आंकलन में दोहरी गणना की समस्या की व्याख्या कीजिए और इसको किस प्रकार से बचा जा सकता है। मैं आपको जब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वहां पे आपको बताया था जी ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आता है, तो प्रॉपर देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसको। दोहरी गणना का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं कह रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा विद एग्जाम्पल। 6 नंबर में भी ये स्कोर किया हुआ है, तो बिल्कुल प्रॉपर किस तरीके से लिखना है ये आपको चाहिए, आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। आपको लिखना है मेरे भाई कि दोहरी गणना की समस्या तब होती है जब हम अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करने में असफल हो जाते हैं। फिर प्रॉपर इसने एक उदाहरण दिया, ठीक है, प्रॉपर एक उदाहरण दिया ने पहले, ठीक है। ये उदाहरण आपकी बुक में भी दे रखा है किसान वाला, ठीक है। पूरा पहले इसने एक उदाहरण लिखा, ठीक है। अब उस उदाहरण के बाद इसने यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया कि अगर हम अंतिम बिक्री को जोड़ेंगे तो जीडीपी इतनी आएगी, और अगर हम सभी अंतिम को जोड़ेंगे तो ये करके तो ये है 2700, ठीक है, तब प्राप्त होती है, जो कि सैद्धांतिक रूप से गलत है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जीडीपी का अनुमान में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मतलब कि 900। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो आ रही है 2700, और अगर हम एक्चुअल में अंतिम को जोड़ेंगे तो वो है 900, जो कि अंतिम वस्तु डबल रोटी का बाजार मूल्य है। तो इस तरीके से आप इसको जो है मेरे भाई लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे बता जा सकता है, ये बचने का उपाय बताया है इसने कि भाई सिर्फ अंतिम को लो, मध्यवर्तियों को नहीं लेते हैं। कैसे से बचा जा सकता है, इसने बोला था ना, इससे इस प्रकार से बचा जा सकता है। तो केवल अंतिमों को लीजिए, मध्यवर्तियों को ना लीजिए। फिर सीबीएसई का फिक्स क्वेश्चन, गैर मौद्रिक लेन देन किस तरीके से जीडीपी को इफेक्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? इसके अंदर आप जो है मेरे भाई इस तरीके से लिख के आएंगे 4 नंबर का, ठीक है। ये कंटेंट देख लीजिए। बाह्यताएं गैर देखिए जीडीपी की रचना, जीडीपी का वितरण, गैर मौद्रिक लेन देन और बाह्यताएं, ये 4 पॉइंट हैं मेरे भाई। आना ही आना है, घर से लिख के लेके जा सकते हो, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में, जीडीपी तथा कल्याण के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। हर सैंपल पेपर, हर प्रैक्टिस पेपर में आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 मैं आपको फिक्स टॉपिक बता चुका हूँ कि ये आते ही आते हैं। ये न्यूमेरिकल आ गया, ये हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं करा चुका हूँ सारे। ना मिले तो मेरे से पूछ लीजिएगा। फिर से आपको दिए गए को ध्यान से पढ़िए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत कीजिए। लो जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर बताना है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ होगा ही नहीं। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसके भार को नहीं टाला जा सकता, अप्रत्यक्ष को टाला जा सकता है। इसको ऑन द स्पॉट पे नहीं किया जाता, इसको ऑन द स्पॉट पे किया जाता है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। फिर फ्री के नंबर आ गए आपके लिए। ये चित्र दे रखा है, व्यापार घाटे का विश्लेषण कीजिए। मतलब इससे आसान कोई होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। फरवरी 2020, 2021, 2022 3 दे रखे हैं, घाटा निकालना है। निर्यात ये वाला है, आयात ये वाला है, ठीक है। ये निर्यात है, ये आयात है, तो व्यापार घाटा निकालना है, व्यापार घाटा, ठीक है जी। इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, तीनों आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। 20 का, 21 का, 22 का, इतने इतने डॉलर जो है घाटा हो रहा है, क्योंकि सब में आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, ठीक है। सारा बोला उन्होंने। मुद्रा के मूल्यह्रास और मुद्रा के अवमूल्यन में अंतर बताइए। 4 वर्ड होते हैं, ठीक है, 4 वर्ड होते हैं, और 4 में से मेरे भाई 2 में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे पहले कि मुद्रा का ह्रास क्या होता है और मुद्रा का मूल्यन क्या होता है। एक स्थिर दर प्रणाली से बिलोंग करता है, एक लचीली से जो है बिलोंग करता है। तो इसको पढ़िए, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, सब फिक्स। बार बार देखो, हर सैंपल पेपर, हर प्रैक्टिस पेपर में आपसे सेम ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहता है काल्पनिक उपभोग प्रवृत्ति वक्र खींचिए, की सहायता से बचत वक्र बनाइए। देखिए मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कैसे बनाना है आपको, ये आ गया आपका उपभोग वक्र, ये आ गया आपका, सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने इसकी, उपभोग से बचत, बचत से उपभोग, ये उपभोग वक्र आ गया, ठीक है। ये आपका इससे ड्राइव होगा बचत वक्र, और फिर इसके चरण लिखने हैं आपको। पहले मैं आप क्या करा, दूसरे में फिर क्या करा, तीसरे में फिर आपने क्या करा, ये प्रॉपर मेरे से जो है
ले लीजिएगा अगर आपको ये ना मिले, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपना भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास पे। चलिए जी, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में है? वो कौन कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। आर्थिक सुधार सॉफ्टवेयर के निर्यात में है, प्रत्येक वर्ष विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या में है, या कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, इसमें से कौन सा जो है इसमें से कौन सा जो है वो ठीक है, तो वो है जी आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल आपका ओके है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हर चीज़ में भाई पाकिस्तान पीछे नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पाकिस्तान आगे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। 1997 में जापान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल ओके है जी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य क्रियाओं से उत्पन्न के कारण होती है, जो ओजोन परत का जो है विनाश को संदर्भित करता है। तो क्या ये बात ठीक है, तो क्या ये बात गलत है? तो यहाँ पे जो है दो चीज़ों को इसने जो है क्या कर दिया है, दो चीज़ों को इसने जो है मिक्स कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग को भी फिक्स कर दिया और ओजोन डिप्लीशन को भी इसने जो है मिक्स करके लिख दिया है, तो ये बात गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना घुमा के लिख दिया है। तो मेरे भाई कथन 1 सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। उसके बाद कहता है सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में पीपीपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है मेरे भाई क्रय शक्ति समता, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 21वें में क्या आ जाते हैं, 21वें में कहता है दो लंबे चौड़े आपको कथन दे रखे हैं। 6 से 14 साल के जो सभी बच्चे होते हैं उनके लिए 2007 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा, 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए 2000 में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया था। तो बिल्कुल ओके है जी। उसके बाद कहता है प्राथमिक स्तर पर वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2033 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको जो है शुरू किया गया था। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये भी बात ओके है। दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों ही जो हैं वो सही हैं, ठीक है। ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है जी, कहता है कौन से भारत के प्रमुख मछली उत्पादक के जो हैं राज्य हैं, मछलियाँ सबसे ज़्यादा जो है कहाँ उत्पन्न, मछलियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ उत्पन्न जो है होती है, ये आपको जो है बताना है। लिखा हुआ है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये आपका जो है ग्रामीण विकास का आपका जो चैप्टर है ना, उससे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके इसके देख लेते हैं क्या क्या है। का, ख, ग, घ, 1 2 3 1 2 4 1 3 4। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। 1 2 और 4। अब कहता है कृषि में संलग्न अतिरिक्त जनसंख्या को निम्नलिखित कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। किसमें नियोजित किया जा सकता है? कृषि में संलग्न अतिरिक्त जनसंख्या को निम्न कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन, इन तीनों में ही कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी होना चाहिए था, ठीक है। ये गलत दे रखा है अच्छा ठीक है, इनमें से कोई भी लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी। यहाँ वर्डिंग देखो कितना घुमा के लिखा है, मुझे को लगा इनमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे लिखा है ये, इसका आंसर हो जाएगा घ। तीनों कर सकते हैं। 1980 के दशक में पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों को अपनाया था। 1980 में अपनाया था जी, 1980 में बिल्कुल अपनाया था जी। स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों ने पाकिस्तान की वृद्धि को क्या कर दिया है? स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए जितने भी उपाय अपनाए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की वृद्धि जो है उसको धीमा कर दिया है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। इन्हीं की वजह से।
तो यहाँ पे जो है ये इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किस संकेतक में चीन भारत और पाकिस्तान से आगे निकल रहा है, कौन से उसमें निकल रहा है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में, ठीक है, या भाई देखो चीन की अगर बात करें, चीन तो मेरे भाई हर उसमें आगे है, ठीक है, चीन तो हर उसमें ही आगे है, कहीं भी पीछे नहीं है। 1958 में चीन में शुरू किए गए अभियान जिसके तहत लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में जो है उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो मेरे भाई ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कम्यून पद्धति वगैरह ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। फिर कहता है कॉलम 1 में दी गई स्थितियों को उनके संबंधित निहितार्थ से मिलाइए और सही मिलान करनी है जी आपको। ये कर देते हैं जी मिलान। श्वेत क्रांति, ठीक है, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो पहले का थर्ड, पहले का जो है मेरे भाई, पहले का तो हो गया थर्ड, ठीक है। नीली क्रांति, इससे सुनहरी हरित क्रांति, हरित क्रांति स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, और ये इसका हो गया। मतलब आपका बन रहा है 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये देख लेते हैं कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 3 1 4 2 ये बन रहा है, ये रहा 3 1 4 2, घा बन रहा है जी आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका घा। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, ठीक है, ठीक है जी। ये एक ऐसी संस्था के ये एक स्थायी संस्था के माध्यम से, यह एक स्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोगों को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परामर्श देता है और सहयोग के लिए मशीनरी वगैरह प्रदान करता है। दोनों बातें जो हैं लिखी बिल्कुल ओके है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है कि 1944 में ही क्यों हुई थी इसकी स्थापना, वो लिखना चाहिए था ना, तो इसने इसका मीनिंग लिख दिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि लिखी बात दोनों ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है। फिर देखिए, फिर कहता है इसके अथवा में भी एक और क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जो है वो बल दिया गया था, तो बिल्कुल दिया गया था जी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन की नीति को औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में पेश किया गया था। तो अब देखो पहली जो चली थी, पहली हमने 1951 में, 1951 से 1955, ठीक है, ये हो गई आपकी पहली, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो थी, दूसरी जो थी वो थी आपकी 1956 से लेके 1956 से लेके आपका क्या कहते हैं 5 साल लगा लीजिए, इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, तो दूसरी थी। अब यहाँ पे ये दूसरी योजना में उद्योगों की स्थापना पे बल तो दिया गया था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, अच्छा, आयात प्रतिस्थापन की नीति को, आयात प्रतिस्थापन की नीति को तीसरी वाली में लिखा हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन की नीति को औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में जो है, औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में जो है पेश किया गया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखे जो हैं बिल्कुल दोनों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा और तीसरा थोड़ी लैंग्वेज मेरे ख्याल से इसने यहाँ गलत लिख दी है। चलो इसका या तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अभी मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बढ़ाने के लिए कौन सा शुल्क जो है हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मतलब भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देशों में जाके कॉम्पीट कर सकें, तो वो हो गया आपका निर्यात शुल्क, इसको हटा दिया गया है। 1991 में निजीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का जो है उल्लेख कीजिए। तो निजीकरण के अंतर्गत क्या क्या किया, तो आप ये लिख देंगे
निजीकरण के अंतर्गत, ठीक है। निजीकरण के अंतर्गत आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख देंगे और ये वाला पॉइंट लिख देंगे निजीकरण के लिए, ठीक है। मेरे से ले लीजिएगा ये अगर आपको चाहिए हो तो। वित्तीय सुधारों पे प्रकाश डालिए, तो वित्तीय सुधार में आप ये लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार में हमने क्या क्या किया है, और ये आ गया आपका निजीकरण। वित्तीय सुधारों के अंदर हमने सीआरआर एसएलआर में कमी की है, ब्याज दर का निर्धारण व्यापारिक बैंकों को दे दिया गया है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय शाखा खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये सब आप लिख देंगे वित्तीय में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र के आधार पर उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए और व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था समृद्धि, राजकोषीय घाटा, तो किसको वो कह रहा है, ये इमेज क्या दर्शाती है। तो कहता है दिया गया रेखा चित्र निम्न परिस्थितियों का उल्लेख करता है, कि किस किस चीजों का उल्लेख कर रहा है जी, सब कुछ लिख दीजिए। उच्च राजकोषीय घाटा है, उच्च मुद्रास्फीति है, ऋण जाल है, न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडार है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निम्न स्तर है। जो उस डायग्राम में दिख रहा था सब लिख दीजिए आप, ठीक है, जो उस पे दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे आपको निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत, पाकिस्तान, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर और लिंग अनुपात ये दे रखा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, पाकिस्तान की ज़्यादा है, लिंग अनुपात पाकिस्तान में ज़्यादा है, भारत में कम है। तो इसके बिहाफ पे आपको भारत और पाकिस्तान की वार्षिक पे टिप्पणी कीजिए और लिंग अनुपात पे टिप्पणी कीजिए। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको बस अपनी एक्सप्लेनेशन में ये जो डेटा है ये आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि भारत की जो है वो तो इतनी है, जबकि पाकिस्तान की इतनी है, पाकिस्तान की ज़्यादा है, भारत की कम है, जो कि सोचने की बात है। भारत का जो लिंग अनुपात है वो इतना है, जबकि पाकिस्तान का इतना है, भारत का कम है, ठीक है। और भारत का कम है, पाकिस्तान का ज़्यादा है। क्यों कम है? पुत्र की लालसा में कन्या भ्रूण हत्या जो है यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। फ्री के नंबर होते हैं मेरे भाई, बस आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये डेटा आना चाहिए, बस कुछ भी लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे इस तरीके से इसका आंसर वैश्वीकरण वाला, ठीक है। प्रॉपर देख लीजिए कितना अच्छे से डिटेल में आपको जो है यहाँ पे दे रखा है वैश्वीकरण के ऊपर, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये लीजिए जी, प्रकाश डाल देते हैं। गतिहीन थी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी, निराशाजनक औद्योगिकरण था, सीमित शहरीकरण था, ये लिख दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए आप किन किन गतिविधियों का सुझाव देंगे। तो आप लिखेंगे जी हम सुझाव देंगे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुछ भी कर लीजिए, बागवानी वगैरह, कृषि के अतिरिक्त, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्तमान समय में विश्व पर्यावरण संकट का सामना क्यों कर रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का। तो मेरे भाई आप अच्छे से इसको लिख के आएंगे, प्रॉपर इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे। 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। निर्धनता ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है, शहरीकरण हो रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, और प्रदूषण हो रहा है। ये कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये सामना कर रहा है। 6 नंबर में पूछा गया है तो 6 का ही लिख के आएंगे। कृषि विपणन क्या है, इसको सुधारने के कोई 2 सुझाव फिक्स है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कृषि विपणन क्या होता है और उसको सुधारने के लिए 2 सुझाव जो सरकार ने किए हैं वो ये लिखेंगे। ये आपको एक लंबा चौड़ा 6 नंबर का पैराग्राफ दे रखा है, फ्री के नंबर फिर से आपके लिए। स्पष्ट कीजिए भारत में लोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास क्यों करते हैं। तो आप लिख देंगे कि जी ये रीजन, उस पर लिखा हुआ होगा, वैसे तो पैराग्राफ से मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये लिख देंगे क्यों प्रवास करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन है ये, सीधे सीधे। प्रवासन पर होने वाले व्यय मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत भी फिक्स क्वेश्चन है, ये आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रवासन पर व्यय, नौकरी के साथ प्रशिक्षण, इस 4 में से मेरे भाई एक जो है वो आना ही आना है, ठीक है। तो ये जो है आपका फिक्स क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका जो है
पेपर सॉल्व हो चुका है। इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।